अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को हटाने के लिए जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। पीटीआई के बड़े सर जोड़ कर बैठे और ये फैसला किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हुकूमती वफ्द से मुलाकात करके ज़ाब्ता अखलाकी धज्जियाँ उड़ाई गईं, लिहाजा उनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाए। आज इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द से मुलाकात हुई, जिसमें हुकूमती वफ्द इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालिबा किया। इमरान खान के आज के बयान पर मैं यही कहूँगी कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान में ज़िम्नी इंतख़ाबात हो रहे थे। इन इंतख़ाबात को लेकर पीडीएम की जमातें इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज़्यादा उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो एतराज़ात उठा रही थी। तो इमरान खान साहब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दिफा में पेश होते थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ईमानदारी की गवाही दिया करते थे। नाजरीन, अभी इसी महीने 17 जुलाई को होने वाले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी पीटीआई ने रिकॉर्ड नशिस्तें हासिल की, मगर इसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जानिबदार रहे, उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद ये सवालात उठने लगे कि इसकी वजह क्या पीटीआई का ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस है जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है। इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गुज़श्ता दिन बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भी भरपूर एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जबकि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पहले ही 31 करोड़ से ज़ायद की रकम पीटीआई के असासों में शो ना करने और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को छुपाए जाने की तफसीलात अपनी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज कर चुका है। चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग केस में अपने खिलाफ फैसला आने की उम्मीद है, इसीलिए कभी अपने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के साथ नून लीग और पीटीआई के केसेस का मुतालिबा किया जा रहा है, तो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा किया जाता है। जबकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को लेकर क्या किसी बुखलाहट का शिकार हैं, मामला कुछ और है? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सीनियर सेनेटर आज़म सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म सवाती साहब आपका। आज़म सवाती साहब, माजी में बड़ी तारीफ़ किया करते थे आप इसी इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब ज़िमनी इंतखाबात का रिज़ल्ट भी आप लोगों ने देख लिया जो 17 जुलाई को हुए, आप लोग जीते, आप लोगों ने सीटें अपने नाम की, जिसके नतीजे में वज़ीर आला पंजाब आज परवेज़ इलाही साहब हैं। उसके बावजूद आप सवालात उठा रहे हैं, क्या पसे पर्दा वजूहात जो हैं वो जुड़ी हैं फॉरेन फंडिंग केस से? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया और वो किसी वक्त भी सुना सकता है। देखें, बुनियादी तौर पे वालेकुम सलाम, आपने इतनी जो है बातें कर ली हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आपके व्यूअर को जो है बड़े अच्छे तरीके से समझा सकूंगा कि जो बार बार कहते हैं कि प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग ये क्या है। आज़म सवाती ने ख़ुद जो है इमरान खान के लिए 2098 के अंदर, 2000 के अंदर, 2001 के अंदर जो है यूएस ह्यूस्टन के अंदर ये फंडिंग की है। क्या होता है ताकि बड़े आसानी से जो है ये लोग समझ जाएं। ममनुआ प्रोहिबिटेड फंडिंग वो है जो आपको कोई इंडिया देता है, इसराइल देता है, ऐसे लोग देते हैं कि जो आपके मुल्क को अपने मुफाद के लिए वो इस्तेमाल करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, वो है ममनुआ। ये वो नहीं है। ये वो फंड है कि जो आज़म सवाती ने बहैसियत एक मेहमान होस्ट के मेहमान इमरान खान को बुलाया और होटल जो है उसका एक ड्राइंग रूम या वो जो है बुक करके और पाकिस्तानियों को वहाँ पे बुलाया। उसमें पाकिस्तानी भी आए, उसमें मेरे साथ जो दूसरे कंपनियों के लोग थे वो भी आए, उसमें गोरा भी था, उसमें यहूदी भी था, उसमें ईसाई भी था, उसमें सारे वो लोग थे। और उन्हें $100 जो है चेक दिए और $100 जो है उन्हें चेक जमा करके इमरान खान के लिए जो है शौकत मेमोरियल फंडिंग के लिए जो है हमने उसको दे दिए, शौकत अस्पताल के लिए।
शौकत खानम अस्पताल के लिए। अब मुझे ये बताएं कि कानून ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तानी के अलावा जो है वो कोई जितनी भी अमाउंट देगा उसको बहक के सरकार जब्त किया जाए। अगर ये आप ममनुआ फंडिंग का कहते हैं तो हम ताबेदार हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जब मैं एज ए होस्ट बहुत सारे लोगों को बुलाए हैं तो वहां जिस तरीके से हमारी दोस्ती होती है सबके साथ, हमारी कंपनियों के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ ममालिक के लोग काम करते हैं। वो मेक्सिको का भी हो सकता है, वो कनाडा का भी हो सकता है, वो लंदन का भी हो सकता है। उसने $10 दिए, $20 दिए, $25 दिए और वो एक प्लेट डिनर की खरीदी जहां इमरान खान ने शौकत खानम के लिए हमने फंड जो है रेज किया और वहां तकरीर की। सवादी साहब, यहाँ मैं ये बात करूंगी कि किसी फलाही काम के लिए शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठा करना ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज है। आइन और कानून इसीलिए मुमायनत करता है कि किसी गैर मुल्की कंपनी, किसी गैर मुल्की शख्स से आप फंडिंग इसीलिए नहीं ले सकते कि कल को वो कंपनी, वो मुल्क, वो शख्स आपको अपने एजेंडे पर चलाएगा। आप ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता एक जगह मैं बहैसियत होस्ट के $10,000 का जो है अगर मैंने फंड रेजिंग की है, आपके व्यूअर मेरी इस बात को समझते होंगे कि मेरे टोटल मेहमान जितने आए उनको मैंने कहा कि एक एक प्लेट जो है $100 की या $50 की एक प्लेट है। उसमें 99% जो है वो पाकिस्तानी हैं, 1% बाहर है। वो 1% आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता इसलिए कि उसके $10-20 हैं। ये वही फंडिंग है और जिसका इतना बड़ा जो है, जिस तरीके से एक गिलास के अंदर कोई तूफान आ जाता है, ये बिल्कुल इस तरह है। बात ये नहीं है। वुडन क्रिकेट क्लब के जरिए जो पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करवाए गए पीटीआई को, आप समझते हैं वो जायज हैं? कतई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बाकायदा तौर पे बैंक टू बैंक आए हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस लोगों का डेटा है जो बाकायदा हमें फंडिंग करते हैं, हमारी पार्टी को फंडिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बैंक टू बैंक आया है, वो हिसाब किताब हमारा जो है हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब क्या आप एक लेवल फील्ड जो है सारी पार्टियों के लिए बुनियादी तौर पे देंगे या नहीं? और मैं उस हियरिंग के अंदर खुद था जब अतर मिनल्ला साहब हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने खुद मेरी मौजूदगी के अंदर फैसला जो है डिक्टेट किया कि इन तीनों जमातों के अकाउंट को, जितनी भी सियासी जमातें हैं, सारे के फॉरेन फंडिंग जो है उसको एक पेज पे ला के एक दिन जो है उसका फैसला करें। ये फैसला हमने नहीं रोका हुआ, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दिया है जो इलेक्शन कमीशन से बड़ी अदालत है। लेकिन अगर मामला इतना साफ शफाफ है जो रीजंस आप दे रहे हैं, तो उसके इन सब चीजों के बाद तो फिर आप लोगों को कोई खौफ होना ही नहीं चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन पहले सुनाए, बाद में सुनाए, पीपल्स पार्टी का बाद में सुनाए, तो फिर इतना खौफ क्यों है? देखें, खौफ उनको होगा जिनके पास कतरी खत है, खौफ उनके पास होगा जो अदालत से बाकायदा डिक्लेयर मरियम जो है मुजरम है, खौफ उनको होगा जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने मकसूद चपरासी को जो है मारा है, जो इंशाल्लाह ताला मंडे को मेरा ख्याल है इनको फिर बुलाए हुए इंडाक्टमेंट के लिए। खौफ उनको होगा कि जो 60% जमानत पे हैं और जो अदालतों का घेराव, अदालतों के ऊपर जो है इस वक्त दबाव डाल के अपने केसेस माफ करा चाहते। खौफ उनको होगा जिन्होंने नेब की सारी साख्त को तब्दील कर दिया है ताकि कौम को रिलीफ मिले या नहीं मिले। वो सैलाब में खुदा न करे वो गर्क हों, लेकिन इनको जो है ये जो है उस सैलाब से निकल जाएं कि जो सैलाब इनके ऊपर जो लूट मार का है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं, ये सिर्फ उसको रिलीफ देने के लिए आए हैं। इनका और कोई मतबा नजर नहीं। ना इन्होंने अपनी मईशत को ठीक करना है, जो मईशत हम ठीक करके गए थे। आखिर जिस वक्त हमने 2018 के अंदर लिया था तो उस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर इसकी मईशत थी, उसको हमने ठीक किया। देखिए, हम ये बात करते हैं जिसने इस मुल्क को लूटा उसको कटहरे में आना चाहिए, जिसने इस अवाम का पैसा खाया उसको कटहरे में आना चाहिए। लेकिन ये जो आप लोगों का ममनुआ फंडिंग का केस है, इसको उससे मिला नहीं सकते। अब
अब मेरी बस जरा बात सुन ले। मैं कहता हूं कि जिसने मेरे इस गरीब मुल्क को लूटा है, बिल्कुल, कि आज सैलाब की सारी जो है आप बलूचिस्तान में, सिंध में देख लिया, अल्लाह ताला उनकी औलादों को गर्क करे, बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया के अंदर नसीब न करे। और मैं कहता हूं कि अल्लाह करे कि हमारी अदलिया इतनी जबरदस्त अदलिया हो जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर है। ये 139 में से 130 नंबर पे ना हो, बल्कि जबरदस्त अदलिया हो। सबसे पहले जो है मैं कहता हूं कि मेरा एहतसाब करें। मैं रेलवे का वजीर रहा हूं, मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर रहा हूं, मैं साइंस टेक्नोलॉजी कर रहा हूं, एंटी नारकोटिक का रहा हूं। खुदारा शुरू करें वहां से। और जितने भी इस वक्त जो है पार्लियामेंटेरियन है, दूसरे आपके जो है टेक्नोक्रेट बैठे हुए हैं, जगह जगह पे ये आर्मी के ऑफिसर, जज बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी जो हायरार्की है, जो टॉप का टियर है, इनका सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ताकि मुल्क जो है एक सही सिमत के ऊपर चल जाए। और मुल्क के अंदर जो है रूल्स ऑफ लॉ जो है जब तक नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, सबके लिए बराबर नहीं होगा। मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस लाने की ठोस वजह क्या है आप लोगों के पास? मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा चॉइस नहीं था बीबी। मैं उस वक्त पार्लिमानी उमूर का वजीर था, बाबर याकूब हमारा चॉइस था। अच्छा, ये हमारा हम पे एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है। अच्छा, मैं देखे ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं वजीर था। कोई एस्टेब्लिशमेंट का आदमी मुझे आके ये बता दे। और हमें ये बावर कराया गया कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा। ईवीएम का हमने कहा, इसने कहा ईवीएम कराएगा। पाकिस्तानी बैरून मुल्क के वोट जो है उसके लिए जो है जो सिस्टम और डेवलप कर रहे थे वो कराएगा। ये सारी श्योरिटी के बाद फिर हमने गवर्नमेंट में, मैं था, आपकी शीरी मजारी थी उसके अंदर, मेरे हाल में एक दो और थे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि मैं उस कमेटी का मेंबर और फिर मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर भी था। तो ये सारी चीजें मेरे सामने हुई। आप लोगों पर मुसल्लत किया गया, इसका मतलब इमरान खान साहब तो कहते थे वो कभी किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो इसका मतलब इस मामले पर वो ब्लैकमेल हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मुतनाज़ा शख्सियत है, उसने साबित कर दिया है। इस बाई इलेक्शन के अंदर ये 20 इलेक्शन जो हुए हैं, 18 दिन में मुल्तान के अंदर, आपके लाहौर के अंदर और फैसलाबाद के अंदर मैं खुद गली गली घुमा हूं। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं तो उस वक्त आपको डट जाना चाहिए था ना सवाती साहब। उस वक्त फिर आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाना चाहिए था। डटने की बात नहीं है हमारे हाथ से। देखें, डटने की बात नहीं है, डटने की बात नहीं है। खुदा ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक कौम बनकर इमरान खान की क़यादत के अंदर जो है उठ खड़ी हुई है। और उसने ये साबित कर दिया कि सारे धांधलियों के बावजूद, सारी नाइंसाफियों के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड जो है दिया नहीं गया है। उसके बावजूद जो है लोग इतनी तादाद के अंदर ज़िमनी इंतखाब के अंदर निकले कि इनका सारा करता धरता जो है वो रह गया। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती आप लोगों पर मुसल्लत किया, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जबरदस्ती अगर मुसल्लत किया, तो जाहिर है इसके पीछे कोई वजह होगी ना। क्या वजह थी? क्या वो नवाज जरदारी ग्रुप को फायदा पहुंचाना चाहते थे? आप जो लफ्ज इस्तेमाल करती है ना वो गलत है। क्या? कभी भी कोई जबरदस्ती आजम स्वाति पे, इमरान खान पे जो है वो नहीं कर सकता। मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ना, आप अपना लफ्ज मेरे मुंह में डाल रही, मैं आपको बता, हमें ये बावर कराया गया कि एक अच्छा आदमी है, बड़ा जबरदस्त जो है, मतलब इसका पास रिकॉर्ड रहा है और ये अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन आपने ये बात की कि मुसल्लत किया गया, इलेक्शन जो है कराएगा। मतलब एक ही है, कहानी इधर से पकड़े उधर से पकड़े, मुसल्लत किया गया। मुसल्लत गलत है, आपने कहा नहीं गलत है। अगर वो मिसाल के तौर पर मैंने कहा, नहीं, अगर मैंने भी कहा तो गलत है। मुझ पे कोई मुसल्लत नहीं कर सकता खुदा के फजल से, इमरान खान पे कोई मुसल्लत नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी फाइलें नहीं है। मुल्क के पाकिस्तान से हम कोई चीज लेते नहीं है, मुल्क को देते हैं। दयानतदार हैं, बहादुर हैं, खड़े होते हैं, हम मुकाबला करते हैं, इसलिए जो है कोई मुसल्लत नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं हमें बावर कराया गया। आप जो बाकी मेंबर थे उस वक्त जो है उनसे पूछ लें क्या ये हकीकत है या नहीं। हमें इस बात पे एस्टेब्लिशमेंट ने बावर कराया कि ये बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसलिए कि इमरान खान मैच फिक्स नहीं करता। इमरान खान कहता है कि एक लेवल प्लेन फील्ड सबको मुयसर हो। ईवीएम उसका हल था। ये जितने जेली वोट है ना आपके हर हल्के में 5 से 10 हजार के करीब या से भी ज्यादा ये नौसरबाजों ने जो बनाए हुए हैं, ईवीएम बीबी इसका हल है। अगर पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना है
इस इलेक्शन कमीशन से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। क्या ये बात दुरुस्त हमें है कि एक इमरान ऐसा खान साहब आदमी लेके मौजूदा आना चीफ इलेक्शन पड़ेगा। कमिश्नर से मिलना चाहते थे, उनको पैगाम भेजा कि वो मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली? मेरा ये ख्याल है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि किस लिए मिलेगा। मैं इससे कई दफा मिला हूं, मैं जब वजीर था हम मिले हैं, आपका जो प्रेसिडेंट साहब मिले हैं, किस लिए? ईवीएम के लिए। किस लिए? जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो आपको 31 अरब सालाना डॉलर जो है वो बेचते हैं, जो आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि इस वक्त मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उनके हुकूक के लिए जो है एक बार नहीं, मैं एक से ज्यादा बार मिला हूं, उनकी पूरी टीम से मिला हूं। और हम नहीं बल्कि आपका शिबली फराज मिला है, आपका जो है प्रेसिडेंट साहब जो है मिले हैं, ताकि हम ईवीएम को जो है वो आगे ले सकें। और इमरान खान जो है इसलिए ईवीएम लेके आ रहा था, वो अपने इलेक्शन का नहीं सोचता, वो नस्लों का सोचता है, इसलिए कि वो लीडर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम सवाती साहब, पाकिस्तान के इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के फैसलों को लेकर जिस तरह जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं वो इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज भी कर रही हैं और कह रहे हैं कि आप फैसला सुलाएं, क्या ये उसी दबाव का नतीजा है? कोई खौफ है तहरीक इंसाफ को जो उन्होंने जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? क्या वजह है इसकी? आसूरी तौर पर जो आज जिन्होंने मुलाकात की है कुरान जमात के चंद जो अहम जो रहनुमा थे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ खुफिया मुलाकात नहीं की, अलहदगी मुलाकात नहीं की। उनके साथ चारों मेंबर इलेक्शन कमीशन के मौजूद थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे, और बाकी डीजी लॉ और तमाम जितने मामले होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने अपनी गुजारिशात की कि जनाब काफी अरसा गुजर गया है, इस फैसले को जल्दी करें, और असली सी बात थी। इसके बाद उन्होंने बातें करके वो चले गए। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है जो शायद आज मीडिया पे नहीं आई, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे इलेक्शन कमीशन से पता चला है। बल्कि पता क्या चला, मैंने पूछा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपके खिलाफ बहुत ज्यादा ये बातें हो रही है, फवाद चौधरी ने आपके खिलाफ बात की है कि जुडिशल कमीशन में वो जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बड़े शौक से जाएं, मैं किसी के ब्लैकमेल में नहीं आऊँगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी अहम बात यह कि मेरे पास परसों शाह महमूद कुरैशी मिलने आए, और इसके बाद वो अभी हुमायूं अख्तर साहब मुझसे मिलने आए, और सबसे ज्यादा जो लोगों ने मुझसे मुलाकात की है इस अभी 3-4 महीने में, वो सबसे ज्यादा मुलाकातें जो की हैं वो पीटीआई के रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। अच्छा। और हुक्मरान जमात के तो अभी चंद लोग मिलने आए थे, लेकिन अगर हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सबसे ज्यादा जो मुलाकातें की हैं वो पीटीआई के रहनुमाओं ने की। दरवाजे खुले हैं, सब आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आ सकते हैं। लेकिन अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे तो हम तैयार हैं उसका जवाब देने के लिए। हमारे पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जुडिशल कमीशन में अब हम अभी नहीं हम रिलीज कर रहे, लेकिन जब जुडिशल कमीशन में गए तो हम वहाँ पेश कर देंगे हम कि जनाब इनके साथ हमारा। आपने ये भी तो कहा था ना कि इमरान खान भी मिलना चाह रहे थे और माजरत कर ली। अगर इमरान खान मिलना चाह रहे थे, जिस तरह वो कह रहे हैं कोई भी आ सकता है, इमरान खान की जमात के लोग भी आ सकते हैं, जैसे आप हुक्मरान इत्तेहाद के नहीं आ रहे हैं, तो इमरान खान से मिलने से माजरत क्यों की थी फिर जुडिशल इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? मैं बताता हूँ आपको। मुझे ये भी जब मैंने ये सवाल किया, जैसे आपने मुझ पर सवाल किया, तो मैंने यही सवाल उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इंतहाई ट्रस्टवर्दी शख्स, बहुत बड़ी अहम प्रोफाइल का शख्स जो था, वो 3 दफा मेरे पास मिलने आया लाहौर में। जब मैं मेरी फैमिली जो कि लाहौर में रहती है, तो मैं लाहौर में जाता हूँ, तो कोई हर्ज नहीं है, तो मैं मेरे लाहौर की रेजिडेंस पे वो 3 दफा मिलने आया। उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि इमरान खान साहब आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं, सही खुफिया तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने इनकार कर दिया। मेरे कहा जी मेरे पास मुलाकात करें, दफ्तर में आए, सेक्रेटरीट में आए, तो सारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी मौजूद होंगे, और जो हमारी हाई प्रोफाइल की जो हमारी है इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसरान है सीनियर, वो भी सब बैठे होंगे, और सबकी गुफ्तगू जो होगी वो बाकायदा रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा। तो मैंने इनको ये जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, कहते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता ना, अंदर से बात करके जाते हैं। कहते हैं इनके बाद जो कैबिनेट मीटिंग में आजम सवाती साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि इमरान खान साहब ने इस तरह पैगाम भेजा था
कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, वो क्यों मिलते? किसने कहा आपको? ये आजम सवाती साहब ने कहा अभी मुझे, मेरे प्रोग्राम में थे अभी वो, मैंने उनसे सवाल पूछा था। आजम सवाती से कहें कि मुझसे बात करें, मैं बता दूंगा वो आदमी कौन मिलने गया था, मैं बता दूंगा नाम उसका। आजम सवाती साहब से कहें, मेरा दोस्त आजम सवाती साहब बहुत अपराइट आदमी है, मजहबी आदमी है। आजम सवाती साहब को मैं बता दूंगा कि अभी कौन सी शख्सियत उनसे मिलने गई थी, मैं बता दूंगा नाम। सर हमारे प्रोग्राम में ही बता दें सर, क्या हो गया? नहीं अभी नहीं बताते भाई, चीफ साहब खुद ही बताएंगे जब वक्त आएगा तब। अच्छा, तो वो जो हाँ वो तो बात अलग बात। आजम सवाती बड़े अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, बड़ा अपराइट आदमी है, मैं उनको लाइक करता हूँ, मेरे वो दोस्त है मेरे, तो मैं उनसे अदब से गुजारिश करूंगा जनाब अगर आपने नाम पूछा तो मैं आपको नाम बता दूं। तो आपको क्या लगता है ये सारी ये मुलाकात करना चाहते थे, ये जो अलहदगी में करना चाहते थे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, उस पर कोई असरअंदाज होने की कोशिश थी? हम जब आप अलहदगी मुलाकात हो, खुफिया मुलाकात हो, तो उससे बाद में तो रिक्वेस्ट तो की जाती है, आपको पता ही ना कैसे मुलाकातें होती हैं। तो ये इमरान खान साहब को चाहिए कि जनाब आप मुल्क के नेशनल लीडर हैं, कौमी हीरो हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, स्टेट पावर आपके साथ है, जरा आप सच्चाई से बात कर लिया करें। आपके जो इर्द गिर्द के जो लोग आपको मिस गाइड करते हैं, मिस लीड करते हैं, उनसे बचें। उनमें ऐसा भी एक शख्स मौजूद है जिसको जरदारी ने अपने कमरे से निकाल दिया था, मैं वहीं बैठा हुआ था, और सुलेमान फारूकी साहब भी मौजूद थे, उनके जो चीफ ऑफ द स्टाफ जो थे सुलेमान फारूकी साहब, वो भी वहीं बैठे हुए थे। ये जब सदर पाकिस्तान थे, सदर जरदारी में ये खूबी थी कि जहां तो कोई खबर सुनता था, ये बात को कोई ब्रीफ करता था, तो वो जगह जगह से काउंटर चेक करते थे। तो उन्होंने 1-2-3 मामले में मुझसे भी काउंटर चेक करवाया। अच्छा। ये मैंने ये सुना है, मेरे लॉ मिनिस्टर ने ये कहा है, मेरे एडवाइजर ने ये कहा है, तो आप बताएं इसमें क्या राय आपको देना चाहते हैं? अच्छा कंवर साहब, अब तो तहरीक इंसाफ ये भी मानने को तैयार नहीं है कि इनकी जो है वो रजामंदी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया गया था। अब तो वो मुद्दा ही डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पर कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें राजी किया था, उन्होंने हमें जो है ना वो कहा था कि बहुत अच्छे, हम तो बाबर याकूब को हम तो लाना चाहते थे, हम तो उनका नाम पे देने पे रजामंद थे, हम चाहते थे कि वो बने, लेकिन अब तो वो मुद्दा डाल रहे हैं सारा एस्टेब्लिशमेंट पर कि वो उन्होंने मुसल्लत किया है। नहीं ठीक है, बाबर फतेह याकूब बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट हैं और अभी बड़े अहम पोस्ट पे बैठे हैं, फ्रंट लैंड कमीशन के चेयरमैन हैं, और लेकिन वो भी एक अच्छी चॉइस थी, लेकिन अपोजिशन ने उनको तस्लीम नहीं किया कि जी आपके ज़माने में इलेक्शन हुए, हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे। अगर हमने आपको तस्लीम कर लिया तो फिर सारी जो हमारा बयानिया ख़त्म हो जाएगा, तो वो उनकी शख्सियत पर किसी ने एतराज़ नहीं किया था। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जिस ख़ानदानी सियासत की खलीज ने तख्ते पंजाब का फैसला किया, अब उसमें फासले बढ़ रहे हैं। उधर काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए, तो उधर काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा को उनके पार्टी ओहदों से फारिग कर दिया गया। दहाइयों से जारी चौधरी बिरादरान की सियासत में ये मोड़ भी आना था, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। सियासत में वज़ादारी, तहजीब, रख रखाव और जमहूरी इक़दार के लिए मिसाल दिया जाने वाला ये चौधरी ख़ानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की जमातों के दरमियान इक़्तिदार की खींचातानी में शिकस्त और रीक का शिकार हो गया। ये कहानी 8 मार्च 2022 से शुरू होती है, जब मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए PDM की जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। इस तहरीक में चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही तहरीक इंसाफ के साथ, जबकि चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने, चौधरी सालिक ने अपोजिशन जमातों का साथ दिया। तहम ख़ानदान में सियासत और मोराल फिर भी किसी हद तक कायम रहा, मगर फिर 22 जुलाई का दिन आता है जब होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के मुकाबले में जब चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त लिखकर ये हिदायत की कि काफ लीग के 10 वोट नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज के हक़ में डाले जाएं। फिर इसके बाद इख्तलाफात खुलकर मंजर आम पर आ गए। मोनिस इलाही ने अपने मामा चौधरी शुजात हुसैन के पास जाकर आखिर में कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और मामला बिगड़ गया। चौधरी परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट जाकर वज़ीर आला पंजाब का ओहदा हासिल करने का केस तो जीत गए, मगर अपने जो ख़ानदान का एक सियासी सफ़र था उसको जारी रखने में वो हार गए। कई दहाइयों से जारी चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का सियासी सफ़र
जो कि चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी मंजूर इलाही की एक मिरास था, आज चौधरी सारिक हुसैन और मोनिस इलाही की शक्ल में इख्तिताम को पहुंच चुका है। क्या चौधरी बरादरान में सुलह और सियासी बयानियाँ एक होने की अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? मैं बात करूंगी मुझे मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद, चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं, लेकिन जिस कीमत पर वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं कामिल अली आगा साहब, आप नहीं समझते कि काफ लीग की सियासत को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है? इसमें कोई शुबा नहीं है जी कि ये जो इत्तफाक था इनके दरमियान और सारी ज़िंदगी का साथ था, उसका टूटना ख़ानदान के लिए भी धचका है और पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये नुकसान कैसे पूरा होगा? कोई अभी भी चांसेस हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की, सियासी इख्तलाफात क्या इस नहज पर वाकई पहुंच चुके हैं, तनाज़ात वाकई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं कि सुलह सफाई का कोई चांस नहीं है? सबने जो कोशिशें की, आखिर में मोनिस इलाही ने भी कोशिश की चौधरी शुजात के पास जाकर, मामलात अब क्या मजीद बिगड़ेंगे या संभलने में आ सकते हैं? देखिए, जहां तक कोशिश का तल्लक है, ये तो मेरे ख्याल में हर किसी को पता है कि हर किसी ने की, और कोशिश का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लफ्ज़ भी आज तक हमारी पार्टी की सारी क़यादत जो है समेत चौधरी परवेज इलाही साहब के, मोनिस इलाही के, बिमा मेरे, किसी ने कभी एक लफ्ज़ भी अपनी क़यादत के मुतल्लिक़ ऐसा नहीं निकाला कि जिसके मुतल्लिक़ ये कहा जाए कि वो तहजीब के दायरे से बाहर है। कोशिश सबने की कि इत्तफाक रहे, कायम रहे और इत्तफाक से के साथ ही पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मरहलावार मामला उस तरफ चले गए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए। एक बात तो दुरुस्त है कि एक लेटर लिख दिया, वो लेटर जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता था, समेत चौधरी परवेज इलाही के, मेरे, मोनिस इलाही के, हम सब आखिरी दम तक ये कहते रहे कि कोई लेटर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, उसकी जो इंतखाब के खिलाफ चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से नहीं जा सकता। और चौधरी मतलब क्या आप लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं था, आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? सोच नहीं सकते जी। आप मेरा आखिरी प्रोग्राम भी देख लें, जो इलेक्शन से एक दिन पहले मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन आखिरी प्रोग्राम भी जो था उसके अंदर एंकर पर्सन के साथ मेरी गुफ्तगू जो थी, उसके अंदर एक बात तलख थी मेरी तरफ से, वो ये थी कि यार आप क्या बात करते हैं, बार बार एक बात करते हैं, ये नामुमकिन है कि दोनों भाइयों के अंदर तफरीक नहीं हो सकती। लेकिन अगले दिन इलेक्शन भी हो गया सारा, और फिर मैनिपुलेशन ऐसी थी कि इलेक्शन के वोट भी जो हैं वो अनाउंस होने के बाद कि इतने परवेज इलाही को पड़े हैं, फलां फलां पार्टी के पड़े हैं, और उसके बाद उसने एक लेटर निकाल के बाहर रख दिया कि जस्ट आई हैव रिसीव। मोनिस इलाही साहब को जब इस खत का पता चला तो वो चौधरी शुजात साहब के पास गए कि इस खत को वापस ले लें? जी बिल्कुल गए, और इससे पहले जब शुबा जाहिर किया जा रहा था उस वक़्त जो है वो सबने चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात की। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। और 2 दिन 3 दिन पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब से मेरी अपनी बात हुई, मैं उनके पास था, तो मैंने कहा जी लोग बहुत इस बात पे जो है वो नाला हैं कि आपकी तरफ से जो है ये सारा कुछ हो रहा है, कभी जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है, कभी शहबाज शरीफ से मुलाकात हो रही है, कभी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो रही है, तो ये इलेक्शन है, अभी इस मामले को ख़त्म करें। चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन है, इबहाम क्रिएट होता है। तो उन्होंने कहा कि आप यकीन कर सकते हैं कि मैं चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जाऊंगा? मैं कहा मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं बार बार कहता हूँ, मीडिया के ऊपर कहता हूँ कि ये हो नहीं सकता। तो कहने लगे कि आप अपने यकीन पे कायम रहे, मैं चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नहीं जाऊंगा।
तो उसके बाद तो कोई बात नहीं की। ऐलान कह रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। कामिल अली आगा साहब, कुछ हुआ नहीं, वो बात तो अलल ऐलान कह रहे थे कि मैं चौधरी परवेज इलाही मेरा कल भी वज़ारत आला का उम्मीदवार था, है और रहेगा। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात की थी कि वो, हाँ जी, उन्होंने साथ कहा था कि इमरान खान का जो भी उम्मीदवार होगा वो उसके साथ नहीं है, वो परवेज इलाही के खिलाफ नहीं थे, वो इमरान खान के उम्मीदवार के खिलाफ थे। लेकिन जो हमारे साथ बात हुई, मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, जो मीडिया पे उन्होंने कहा वो आपको इल्म होगा और आप बयान दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन हमारा यकीन नहीं था। मैं सिद्ध के दिल से ये बात कर रहा हूँ कि हमारा यकीन कतन नहीं था कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है इस किस्म का कोई लेटर लिख देंगे। ये आनन फानन हुआ और ये एक हमारे ऊपर बहुत नागवार सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन अल्लाह ने करम किया, इंशाअल्लाह पार्टी को चलाएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब के अंदर बड़ी सलाहियत है। पहले भी शुजात हुसैन साहब क़यादत फरमाते थे, अमली सारे इक़दाम तो चौधरी परवेज इलाही ही करते थे, मूनर सराई ही करते थे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही भी चौधरी शुजात के फैसले के बगैर तो कोई काम नहीं करते थे। चौधरी शुजात का फैसला होता था, वो लब्बैक कहते थे, परवेज इलाही साहब मानते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो सही इख्तलाफात हैं वो शुरू हुए जब परवेज इलाही साहब को पीडीएम ने भी नॉमिनेट कर दिया था, नवाज शरीफ, जरदारी साहब ने मना लिया था नवाज शरीफ को, और बात हो गई थी पूरे अपोजिशन इत्तेहाद से कि परवेज इलाही साहब हमारे उम्मीदवार होंगे। परवेज इलाही साहब भी मान गए, वहां जाकर दुआए खैर कर दी, मिठाई खा ली, एक दूसरे को मुबारकबादें दे दी। तो हमने तो यही सुना है कि चौधरी बरादरान जो हैं ये अपनी जुबान के बड़े पक्के हैं, किसी को एक बार जुबान दे दें फिर उस पर पूरा उतरते हैं। क्या यही वजह है कि चौधरी शुजात साहब को इसी बात का दुख था कि मैं तो जरदारी साहब को, इन लोगों को, जरदारी ग्रुप, इन सबको मैं जबान दे चुका हूं, तो आप कैसे अगले दिन बनी गाला चले जाते हैं और जाकर इमरान खान के साथ जो है ना अपना वजन उनके पल्लड़े में डाल देते हैं? क्या यही वजह थी इख्तलाफात की? देखें ये बात नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब और मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब की, मुझे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि आप परवेज साहब के साथ जाएं इमरान खान के घर, तो मैं उनके हमरा गया वहाँ पे, और वो उसके बाद मीटिंग हुई और उसके बाद फैसला हो गया। इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि आप आज से हमारे उम्मीदवार हैं, और वहाँ पे तय हो गया। जब ये सारी असल बात, इख्तलाफ यहाँ से शुरू नहीं हुआ, असल इख्तलाफ शुरू हुआ जब मूनस सराई साहब की जगह पे जो है ख्वाहिश बनी सालक हुसैन साहब की कि मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, तो वहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ और वो ख्वाहिश इस अरूज तक पहुँची कि ये इख्तलाफ बढ़ता गया। उसके बाद फिर इख्तलाफ में पर काबू नहीं पाया जा सका। चौधरी शुजात हुसैन साहब भी मूनस सराई के वज़ीर बनने के हक़ में थे, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मूनस सराई सालक से बेहतर है क्योंकि वो सीनियर है और सारे हमारे बच्चे एक जैसे हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद तय हो गया और मूनस सराई साहब वज़ीर बन गए। लेकिन ये फिर उसके बाद जो है वो दीगर मामलात आगे चलते रहे, और तारिक तो इसी गुस्से में आकर सालिक हुसैन अदम एतमाद तहरीक में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिल गए थे और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था, यही वजह थी? नहीं, उसके साथ एक और ख्वाहिश शामिल होगी ना, तारिक बशीर चीमा साहब की ख्वाहिशें शामिल होगी। वो चाहते थे कि मैं वहाँ पे यूनानिमस कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाऊँ और अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग मेरा साथ दें। उनके वहाँ पे अपने इंतहाबी हल्के के जो मामलात थे लोकल लेवल के, उनको उन्होंने उसमें अपनी कामयाबी के लिए ये सारा जो है बंदोबस्त किया, और सालिक हुसैन को साथ मिला के उन्होंने अपना मामला हल कर लिया। अब आप देख लें इस सारे हालात को अगर आप देखें तो फ़ायदा किसका हुआ है? चौधरी शुजात हुसैन साहब को नुकसान हुआ है, सालिक हुसैन साहब को भी नुकसान हुआ है। फ़ायदा हुआ है तो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब को हुआ है। चौधरी ये तारिक बशीर चीमा कब से साजिशों में जो थे वो मसरूफ़ अमल थे, कब से साजिशें कर रहे थे? ये ज़ाहिर है जब इख्तलाफ हुआ फैमिली के अंदर तो उसके बाद उन्होंने अपना टारगेट बना लिया, और टारगेट बना के उन्होंने ये सारा मामला वो ले जाना चाहते थे, जो है वो जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि
पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ जो ये मुआदा हुआ, उसके अंदर उनकी सारी ख्वाहिशें थी और उन्होंने वो करवा दिया, जिसमें ज़ाहिर है मोहम्मद सलाई साहब शामिल नहीं थे। तो उसके बाद फिर दूसरा अमल शुरू हो गया। सियासत के अंदर ये सारे हकायक जो हैं ये मेरे छुपाने से तो नहीं छुपेंगे, ये आखिरकार सबके ऊपर यहाँ होते चले जाएंगे। मतलब कि सियासत हावी हो गई खानदानी रिश्तों पर, खूनी रिश्तों पर, और एक जो बरसों की कुर्बत थी सियासत हावी होगी, मतलब कि सियासत जीत गई, खानदानी रिश्ते हार गए। कामिल अली आगा साहब, अब आप इसका जो भी मैनी निकालें, ये हो सब कुछ हो तो गया है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल साहब, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपए में भी नहीं मिल रहा है, जबकि मुल्क में 9 अरब से भी कम फॉरेन रिजर्व्स रह गए हैं। ऐसे में वफाकी काबीना की टेंशन देखें कि इंपोर्ट से पाबंदी हटा रहे हैं और वो कुत्तों बिल्लियों की खुराक मंगवाने पर ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम, इंपोर्टेड सिगरेट, जूसेस के अलावा 33 लग्जरी आइटम्स ऐसी हैं जिन पर महज इसलिए पाबंदी लगाई गई थी कि डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए और सिर्फ खासुल खास और सिर्फ जो बहुत ज़रूरी अशिया हैं उनके ख़रीदने के लिए ही डॉलर बाहर भेजे जाएं। तो क्या अब डॉलर पर जो एक बहरानी कैफियत थी वो ख़त्म हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। लेकिन फिर भी वफाकी काबीना का लग्जरी आइटम से पाबंदी ख़त्म करने का फैसला साफ जाहिर करता है कि ये काबीना आम लोगों की नहीं बल्कि उन अशराफिया की है जहां कुत्ते और बिल्लियों के बिस्किट किसी इंडस्ट्री के केमिकल मंगवाने से ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, लेकिन फिर भी डॉलर सस्ता नहीं हुआ। आवाम के कड़ाके निकल गए हैं, सियासतदानों का सारा जोर लग गया है, लेकिन IMF नहीं मान रहा है। अब आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत को बचाने के लिए खुद अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि IMF की जो किस्त है ये जल्द अज जल्द रिलीज़ करे ताकि पाकिस्तान में डॉलर आए, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। लेकिन आर्मी चीफ की इस कोशिश को भी सियासत की नज़र किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्की मईशत के हवाले से IMF से इमदाद लेने के लिए अमरीका से आर्मी चीफ का कहना दुरुस्त नहीं था। इस वक्त नाजरीन मुल्की मईशत को संभालने और हालात को कंट्रोल करने का वाहिद सहारा जो है वो IMF से मिलने वाली किस्त है। मगर इत्तलात ये हैं कि IMF अगले हफ्ते से 3 हफ्तों की छुट्टियों पर जा रहा है, जिसके बाद फिर शायद 24 अगस्त को IMF के बोर्ड की मीटिंग होगी और पाकिस्तान को कर्ज जारी करने के हवाले से कुछ डायरेक्शंस मिलेंगी। यूँ IMF से इमदाद मिलने में अभी 1 महीने का और वक्त लग जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि तेज़ी से कम होते जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और मुल्की मईशत क्या 1 महीने तक मईशत का पहिया चलाने की सकत रखते हैं, क्या होगा आने वाले दिनों में, मैं बात करूंगी। मुझे आबिद सुलहरी साहब माहिर मौशियात वो ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब आपका। आबिद सुलहरी साहब, आर्मी चीफ का अमेरिका से मुतालबा करना, उनसे दरख्वास्त करना कि हमारे जो IMF की किस्त है उसको पैसे जल्द अज जल्द रिलीज़ किए जाएं, क्या मतलब है इस बात का कि IMF जैसे इदारे को भी हमारे सियासतदानों पर एतबार नहीं रहा, कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है सियासतदानों के बीच में उस चीज़ को लेकर, स्पेशली जो इमरान खान की हुकूमत के साथ नवंबर में एक मुआहदा हुआ था जिसको ब्रीच किया गया। फरवरी में ऑयल की प्राइसेस को लेकर पहले उसको फ्रीज किया गया, फिर उसको कम किया गया, फिर कहा गया कि हम जून तक नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है कि वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं और आर्मी चीफ को मैदान में आना पड़ रहा है? देखिए, आर्मी चीफ पहली दफ़ा मैदान में नहीं आ रहे हैं। आर्मी चीफ जब पिछली हुकूमत में सऊदी अरेबिया के साथ मामला थोड़े से लिम्बो का शिकार हुए तो उस वक्त भी वो मैदान में आए थे। चाइना के साथ भी जब डिपॉजिट्स के रोल ओवर का मसला अटका था तो उस वक्त भी मैदान में आए थे। तो जाहिर है कि अगर आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी मुआशी के अगर हालात जो हैं वो दगरदगू हो रहे हैं तो हर स्टेक होल्डर चाहेगा कि वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल करे। जो ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है तो ये सिर्फ किसी एक हुकूमत की बात नहीं, IMF का हुकूमत पाकिस्तान पे
एक जो, और मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, ये PTI या PMLN नहीं, बल्कि पिछली अगर 5, 7, 8 हुकूमतें देख लें तो हम अपने प्रोग्राम्स में जो भी कमिटमेंट करते थे ट्रांजैक्शन लेने के बाद हम उससे डेविएट कर जाते थे। सिर्फ एक प्रोग्राम था जो इसहाक डार साहब वाला जो मुकम्मल हुआ था, और वो भी कोई 12-13 वेवर उसमें लेना पड़े थे। वेवर से मुराद होती है कि आपने कुछ कमिटमेंट की थी जो कि बाद में आप नहीं पूरी कर सके और आपको उसका जगह वेवर मांगना पड़ा। तो वेवर्स के साथ वो एक प्रोग्राम है 22 प्रोग्रामों में जो कि पाकिस्तान ने कंप्लीट किया, 21 प्रोग्राम हमने अधूरे छोड़े। तो जब भी आप एक प्रोग्राम अधूरा छोड़ते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि अगले प्रोग्राम में शराइत मजीद सख्त हो जाती हैं। अभी लेकिन जब स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया था तो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर 16 जुलाई को वजीर खजाना साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी अहम बात करते हैं कि $4.5 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप है। तो जब एक स्टाफ लेवल की आपके डायलॉग्स हो चुके थे, उसके बाद उनका ये बात करना, फिर ये लग रहा था कि आपको पैसे जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अब जब अभी जैसे मैंने कहा कि IMF का जो स्टाफ है ज़ाहिर है वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो ये मामला और फिर लिंगर ऑन होगा तो हमारे रिजर्व्स में तो कमी होती जाएगी। जी बिल्कुल कमी हो रही है, और इसका शदीद इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के करेंसी ने, रुपए की कदर ने इसका देखा है। अगस्त का आखिरी हफ्ता, सितंबर का पहला हफ्ता, और मैं इसको बड़े तसलसल से यही कह रहा हूँ कि उससे पहले की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ वो इस चीज़ पे नहीं हुआ था कि IMF आपको पैसे दे देगा, वो इस चीज़ पे हुआ था कि दोनों ममालिक जो हैं वो कौन सी शराइत हैं IMF ने जो रखी हैं और पाकिस्तान ने पूरी करनी है, जो कि पूरी करेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस जाएगा। जैसे भी पहली 1 अगस्त को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, डीजल लेवी, उसमें इजाफा होना है। बिजली के नर्ख को हम देख चुके हैं, टैरिफ्स ऑलरेडी उसमें फेजेस में बढ़ाए जा रहे हैं। गैस के टैरिफ जो हैं वो भी बढ़ाने हैं, जो एक मतलब गैस भी और महंगी होने जा रही है, बिजली भी और महंगी होने जा रही है। जी बिल्कुल होनी है। ये तो चीजें जो है ये ऑलरेडी कमिटेड है और ये करना पड़ेगी। एनर्जी सर्कुलर डेट जो है अगर वो 2600 अरब रुपए को पहुंच गया है तो आपको महंगी बिजली बना के आप सस्ती बिजली देना अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, स्वाय लाइफलाइन कंज्यूमर के। इसी तरह से गैस में अगर लॉसेज हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में यूक्रेन की जंग के बाद गैस का बहरान है, जो हमारे लॉन्ग टर्म सप्लायर्स थे, आपने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने कमिटेड सप्लाईज अपनी जो थी वो पाकिस्तान में नहीं भेजी। $2 पेनल्टी दे ली उन्होंने पर MMBTU, लेकिन अपनी गैस हमें वो $6-7 में दे रहे थे, $22-24 पे बेच रहे हैं वो। तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहरानी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, हम सिर्फ IMF से तो पैसे नहीं लेते, कर्ज नहीं लेते, हम वर्ल्ड बैंक से भी लेते हैं, एशियन डेवलप बैंक से भी लेते हैं, हम कमर्शियल मार्केट्स में भी जाते हैं, लेकिन जितना सख्ती का सामना IMF के साथ करना पड़ता है कोई इतना नहीं करता, कोई ऐसे मॉनिटर नहीं करता। एक ही इदारा जो मॉनिटर करता है वो है IMF। इसकी क्या वजह है कि IMF इतनी सख्ती करता है? वो सारे ममालिक के साथ IMF का ये रवैया है, खासकर पाकिस्तान के साथ है? IMF का ये रवैया उन तमाम ममालिक के साथ है जो कि अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं। एक दफ़ा अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो अगली दफ़ा वो प्रायर एक्शन बन जाता है, यानी आप ये काम करेंगे तो फिर आपको ट्रांच रिलीज की जाएगी। और IMF चूंकि डोर ओपनर है बाकी तमाम लेंडर्स के लिए, IMF का जो प्रोग्राम में होना जो है वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा देता है। तो IMF ये भी फॉरेन फंडिंग हो रही है और फिर IMF हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है, ये भी ममनुआ होनी चाहिए फिर। नहीं देखिए ना, IMF कहता है कि IMF कहता है कि जी आप अपने आमदन के मुताबिक अपने अखराजात जो हैं वो करें। यानी ये ऐसे ही है कि मैं आपसे बारो करना चाहूँ और आप मुझसे पूछे कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरी माहाना इनकम कितनी है, और फिर आप ये देखना चाहें कि मैं आपको जो रिटर्न है वो कैसे कर पाऊंगा। और अगर मैं बताता हूँ कि जी मैं रिटर्न इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे 2-3 फॉरेन टूर्स भी हैं और मैंने ये महंगी वाली गाड़ी भी लेनी है और ये भी करना है, तो आप कहेंगी मुझे कि भाई पहले मेरे पैसे वापस कर दो, फिर ये गाड़ी लेना या फिर फॉरेन टूर पे जाना। तुम अपने बच्चों की तालीम पे पहले लगाओ, घर में खाने पीने के लिए लगाओ। लग्जरी आइटम पर पाबंदी लगाई थी, अब आप उसको हटा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त फैसला है? डॉलर आगे हमारे पास नहीं है। नहीं, ये इसका डॉलर्स के साथ उतना लिंक नहीं है। WTO के मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें यूनिलैटरल पाबंदी आप एक तवील मुद्दत के लिए लगा नहीं सकते हैं। अगर आप इसमें यूनिलैटरल पाबंदी लगाएंगे तो पाकिस्तान की जो गिनी चुनी 4-5 पेमेंट तो डॉलर्स में होती है ना जनाब, डॉलर तो आपके मुल्क से जाएगा ना। मैं आपको जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि जो आपके तजारती ताल्लुकात हैं जिन मुल्कों के साथ, आप अगर उनकी एक्सपोर्ट्स पे अपने यहाँ पाबंदी लगा देंगे तो वो आपकी एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगा देंगे। यानी अगर मैं यही सवाल जब हम उठाते थे, यही सवाल जब मैं अपने प्रोग्राम में उठाती थी,
तो सब लोग यही कहते थे, माहिर माशियात यही कहते थे कि नहीं, दुनिया समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ये नहीं, कौन सा नहीं, हम परमानेंट पाबंदी लगाने जा रहे हैं? कुछ अरसे के लिए, जब हमारे पास रिजर्व्स आ जाएंगे हम पाबंदी हटा देंगे, लेकिन अभी तक तो हमारे पास रिजर्व्स नहीं आए हैं। हाँ, तो बस वो 2 महीने की आपने एक शॉर्ट टर्म पाबंदी लगाई थी, अब हटा दी है। अगर नहीं रिजर्व आते तो आप फिर 2-3 महीने की पाबंदी लगा देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो क्राइसिस का बताते हुए। लेकिन आप उसको शॉर्ट टर्म पाबंदी को एक दरमियानी मुद्दत या तवील मुद्दत की पाबंदी में, मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म पाबंदी में नहीं बदल सकते, वरना हमारी सारी एक्सपोर्ट्स जो है उन पे और जब तक रिजर्व्स नहीं आएंगे, हमारे पास कर्ज नहीं आएगा, डॉलर्स नहीं आएंगे, डॉलर भी नीचे नहीं आएगा। कम से कम जो आर्मी चीफ की कल की मुलाकात, वो फोन कॉल है, उससे जाहिर है कि IMF की फंक्शनिंग पे फौरी तौर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूँ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अमेरिका, जिसके कि 16% शेयर्स हैं IMF बोर्ड में, जब हम वेवर लेने जाते हैं तो वहां पे हमें 85% शेयर होल्डर्स की कंसेंट की जरूरत होती है। तो वो थोड़ा शायद कोई एक आध चीज जो कि हम मुतालबा पूरा नहीं कर पा रहे होंगे बोर्ड में, वहां पे अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहे अमेरिका तो वहां पे दे सकता है। दूसरा, ये जो स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही थी डॉलर की, जो पैनिक बाइंग और होर्डिंग, यानी हर कोई जिसके पास डॉलर खरीदने के लिए 4 पैसे थे वो फौरन अपनी करेंसी को, जो कि देखे ना 4-5 महीनों में अगर आपका रुपया जो है वो 40-45 रुपए अपनी कदर खो चुका, तो जिन लोगों की सेविंग रुपयों में है उनके लिए तो यही है कि जाके डॉलर ले लें, पाउंड ले लें। तो ये जो एक पैनिक बाइंग का सिलसिला शुरू हो गया था, घबराहट में खरीदारी का, उससे रोज बरोज डॉलर का रेट मजीद बढ़ता चला जा रहा था। तो थोड़ा सा शायद इससे जो मार्केट सेंटिमेंट है उसमें थोड़ा सा कोई एतमाद और कुछ पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, जो कल जब बंद हुआ था तो 50 पैसे नीचे गिरा था, अब मंडे को देखते हैं कि इसका कोई फायदा होता है कि नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद क्यूम सुलहरी साहब मेरे साथ थे। माहिर माशियात, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।